बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के लेक्चर में हम शुरू करते हैं JS मिल। ठीक है, तो ये भी यूटिलिटेरियनिज़म का प्रोपोनेंट था। यूटिलिटेरियन जिसे कहते हैं, जिसमें पहले जेरेमी बेंथम था और दूसरा JS मिल। JS मिल जो है ये स्टूडेंट था बेंथम का। ठीक है, और इसकी सोच पे इन्फ्लुएंस था बेंथम, सारी बात है। टेलर टेलर थी इसकी मिसेस। और जेम्स मिल जो है इसने भी बहुत इन्फ्लुएंस किया था। ये थे इसके फादर। बेसिकली ये लिबरल पार्टी से ताल्लुक़ रखता था और उनके हाउस ऑफ कॉमन्स जो है उनका पार्ट था। ठीक है, तो इसी वजह से लिबरल पार्टी में होने की वजह से इसने लिबर्टी पे भी बहुत ज़्यादा ओपनली बोला है। ठीक है, इसके नाम से हेडिंग ही ये आती है, मिल ऑन लिबर्टी। ठीक है, कि लिबर्टी के बारे में मिल का क्या आइडिया है। और इनके जो वालिद साहब थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी में का हिस्सा थे और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टाइम थी, अपॉइंटमेंट, वो इंडिया में थी। ठीक है, तो मिल भी अपने बाप के साथ इधर इंडिया आए थे और उसके बाद इधर उन्होंने स्टडी किया, सिस्टम को देखा और जॉब भी किया उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में। ठीक है, और उसके बाद लेकिन रिज़ाइन करके चले गए थे। बहुत सारे इश्यूज थे जिसपे मसलन स्लेवरी का इशू आ जाता है, इम्पीरियलिज़म आ जाता है। तो ये चंद एक चीज़ें थी जिसकी वजह से इसने मिल ने अपनी जॉब फिर ईस्ट इंडिया कंपनी में छोड़ दी थी। ठीक है, तो जो मेन हमने कॉन्सेप्ट इनके मिल के करने हैं, एक तो है मिल ऑन लिबर्टी। ठीक है, दूसरी आप हेडिंग देंगे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। जैसे कि हमने पहले कहा था कि वो एंटी डेमोक्रेटिक नहीं है बेंथम जो है। ठीक है, तो ये जारी बात है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट दे दी तो ओपनली ये डेमोक्रेसी के हक में आ गया। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट वही जो अमेरिका में भी राई थी। जारी बात है, अमेरिका में उस टाइम हो चुकी थी और उसने देखा और फिर अपना इसका आइडिया भी दिया कि हाँ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है। जनरल विल का आइडिया दिया था मोंटेस्किक ने। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो उस टाइम उसने दी थी सोवरेनिटी का। ठीक है, सोवरेनिटी के साथ मिलकर उसके बाद ये रूसो ने नहीं दिया, जनरल ने दिया है। आम नोटिस के होगा। अच्छा, नहीं उसका रोज़ा बात मिल ऑन लिबर्टी, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, हार्म प्रिंसिपल। ठीक है, हार्म। उसके बाद इम्यूनिटी फ्रॉम लिबर्टी। किन किन लोगों को लिबर्टी नहीं देनी चाहिए, उन्हें इम्यूनिटी दे दो बिल्कुल ही, बस आपको कोई लिबर्टी नहीं है। ठीक है, और एंड पे देखिए मॉडिफिकेशन ऑफ बेंथम्स यूटिलिटी, के मिल ने बेंथम की यूटिलिटी को मॉडिफाई किया है, इसको एक्सप्लेन करें। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो थ्योरी ऑफ लिबर्टी जब ये अपनी देता है या अपने लिबर्टी पे व्यूज़ देता है, ठीक है, तो वो ये कहता है कि कोई भी सोसाइटी का जो है या कम्युनिटी है ना, ठीक है, वो अपनी इतनी पावर एक्सरसाइज करेगी दूसरे बंदे पे कि उसकी वजह से किसी और को नुकसान ना पहुंच रहा हो। ठीक है, अगर वो एक बंदा उसकी वजह से सोसाइटी को नुकसान नहीं पहुंच रहा तो सोसाइटी को, स्टेट को कोई हक नहीं है अपनी पावर उस पर जाके आजमाए। ठीक है, जब तक वो उससे किसी और को नुकसान नहीं पहुंच रहा। ठीक है, एक बंदा न्यूट्रल बैठा है, किसी को तंग नहीं कर रहा, ना गवर्नमेंट को तंग कर रहा है ना सोसाइटी को तंग कर रहा है, तो वो गवर्नमेंट और सोसाइटी को भी चाहिए कि अपनी पावर उस बंदे पे एक्सरसाइज नहीं करे। जो किसी को, अगर वो दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है वो बंदा, तो उस टाइम गवर्नमेंट या सोसाइटी अपनी पावर को एक्सरसाइज करेगी उस बंदे पे, उसको रोकने के लिए कि दूसरों को नुकसान ना पहुंचे उसकी वजह से। ठीक है, तो इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट था बेंथम का कि बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक, जनाब इनको सारी हर चीज़ दे दो। जो ये कहता है कि नहीं, आप अगर इंडिविजुअलिस्टिक रहेंगे, लिबर्टी से वो मतलब लेता है फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट। कहता है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं है, फ्रीडम बेसिकली यही है जो नेचुरल स्टेट में थी, कोई गवर्नमेंट ना हो, बंदे का जो दिल आए वो कर रहा हो। कहता है कि एक टाइम आएगा जब सारे इंडिविजुअलिस्टिक हो जाएंगे ना, अपना अपना सोचना शुरू कर देंगे,
तो हालात ऐसे ख़राब हो जाएंगे कि गवर्नमेंट भी इतने हालात नहीं ख़राब कर सकती या सोसाइटी, जितना हालात जो हैं इंडिविजुअल्स की वजह से ख़राब हो जाएंगे। यानी कि पिछले जितने इंडिविजुअलिस्टिक थे उन सब पे इसने पानी फेर दिया मिल पे। कहते हैं आप इंडिविजुअल को राइट्स फ्रीडम देने की बात तो करते हो, लेकिन अब जब इंडिविजुअल्स को ही राइट देते रहेंगे, हर बंदा अपने तौर पे सेल्फ इंटरेस्ट पे इतना स्ट्रांग होता जाएगा, ठीक है, तो एक टाइम आएगा जब स्टेट को उससे इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा कि इतना तो गवर्नमेंट भी नुकसान नहीं सोसाइटी को या इंडिविजुअल को दे सकती, जितना नुकसान इंडिविजुअल्स की वजह से होगा। ठीक है, तो कहता है कि इंडिविजुअल वर्सेस स्टेट या गवर्नमेंट जब भी होगी ना, ठीक है, तो कन्फ्यूजन पैदा होगी, एक मुकाबले का जो है ना समा पैदा होगा, माहौल पैदा होगा। तो उसको कौन जो है इशू को रिजॉल्व करेगा? जब इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो होगी ना, वो इस तरह के मसले को सही तरह रिजॉल्व करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का बेसिकली हम आइडिया डिस्कस कर रहे थे, इंडिविजुअलिस्टिक से चला है वो। ठीक है, और आगे कह रहा है कि जब स्टेट वर्सेस इंडिविजुअल हो जाते हैं ना, वो भी स्ट्रॉन्ग है, वो भी स्ट्रॉन्ग है, जाहिर बात है अनार्की ये चीज़ें तो पैदा होंगी मुल्क में, कैओस पैदा होगा, हालात ख़राब होंगे। इन चीज़ों से बचा जा सकता है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट से अब क्या मुराद है? वो कहता है कि अब गवर्नमेंट ने मतलब कि ये नहीं हर बंदे को इंडिविजुअल देख के डिसीजन नहीं लेने, या कानून जो है ना हर बंदे को इंडिविजुअली देख के कानून नहीं बनाए जाएंगे, ओवरऑल कम्युनिटी को देखा जाएगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट क्या है? अब जारी बात है 100 में से 51 लोग कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, तो जारी बात है मेजोरिटी की रिप्रेजेंटेशन आ गई है उसमें, 51 कह रहे हैं और 49 है दूसरी साइड पे। तो कहते हैं कि ये जो डिसीजन होगा ना 51 वाला, वो एज अ ओवरऑल सोसाइटी, एज अ ओवरऑल कम्युनिटी पे जो इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, इंडिविजुअल्स को हम लेके नहीं चल सकते, वो कहते हैं ओवरऑल हमने कम्युनिटी को देखना है। कम्युनिटी के कुछ लोगों का मसला है, ओवरऑल ज़्यादा बंदे उससे राज़ी हैं, वो ला ठीक है। ठीक है, तो अगर सोसाइटी के ज़्यादा बंदों को मसला है, कम बंदे उससे राज़ी हैं, तो मतलब वो बात गलत है। ये इशू उस टाइम हमारे ख़त्म होंगे जब गवर्नमेंट जो है रिप्रेजेंटेटिव होगी। रिप्रेजेंटेटिव से क्या मुराद है? सोसाइटी की रिप्रेजेंटेशन कर रही है। मतलब कि जो आज के दौर की एग्जांपल लें, एमपीए या एमएनए जो आएंगे ना, वो लोगों में से ही उठ के आएंगे, वो वोट लेंगे। जाहिर बात है जब लोगों का वोट ले लेंगे वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे। आज के दौर में एमपीए या एमएनए जो होता है वो हमारे हल्के का रिप्रेजेंटेटिव होता है। अब एक हल्के में 1 लाख वोट होता है फॉर एग्जांपल, तो 1 लाख बंदा जाके असम्बली तो नहीं ना बैठ सकता, सारे मिलके अपना एक नुमाइंदा कर लेते हैं कि हमारी तरफ से ये बंदा जाया करेगा, बिल पेश करना है या कोई अमेंडमेंट अपनी रजामंदी देनी है। इस बंदे की रजामंदी का मतलब होगा कि पूरा हल्का हमारा राजी है, हमारी पूरे हल्के की रिप्रेजेंटेशन वो कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी आप कह सकते हैं। और उसके बाद कहता है कि अब यही ज़रूरी नहीं है कि मसला सिर्फ इंडिविजुअल्स या सोसाइटी की वजह से आए, मसला गवर्नमेंट की वजह से भी आ सकता है। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट आप देख रहे हो ना कि वो ऐसे टायरेंट लॉ बना रही है या इररेलेवेंट लॉ बना रही है जो आपको पेन का काज बन रहे हैं, आपके प्लेयर का काज नहीं बन रहे। ठीक है, तो आपका हक है कि गवर्नमेंट के खिलाफ रिबिलियन किया जाए, गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया जाए। उसके बाद आप पे फ़र्ज़ ही नहीं है कि गवर्नमेंट को ओबे किया जाए। अगर वो आपको इंटरेस्ट को डिफाइन ही नहीं कर रही, आपकी प्रॉपर्टी को डिफेंड नहीं कर पा रही, आपको एक्सटर्नल थ्रेट से बचा नहीं पा रही जो स्टेट, ठीक है, तो कहते हैं कोई भी शहरी ना इस तरह की स्टेट को ओबे नहीं करता है। हमेशा उस स्टेट को ओबे किया जाता है जो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करे, उसके वेल्थ, उसकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करे और उसको एक्सटर्नल डेंजर से बचा के रखे और उसको इकॉनमी में मदद करे, लाइजेस फेयर इकॉनमी, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे। इसका भी कॉन्सेप्ट यही है कि लाइजेस फेयर इकॉनमी होनी चाहिए। ठीक हो गया फजल रहमान? 2 पॉइंट है इसके बेसिकली, लिबर्टी का और गवर्नमेंट का।
रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का। इस- अच्छा ये हार्म प्रिंसिपल भी हो गया। जी सर। इम्यूनिटी फ्रॉम लिबर्टी कहता है किन किन लोगों को लिबर्टी बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। एक होता है कि कहता मेंटली रिटार्डेड जो बंदे होते हैं ना, जिनका ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं होता, ठीक है, उन लोगों को लिबर्टी बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। क्रिमिनल को ना। हाँ ठीक है। और दूसरे नंबर पे बच्चों को नहीं देनी चाहिए, उन पे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तीसरे नंबर पे कहता है जो बैकवर्ड इलाके के होते हैं या बैकवर्ड रेस से होते हैं ना, जिनको ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, उनको भी आप लिबर्टी मुकम्मल नहीं दे सकते। इन पे उसने लिमिटेशंस लगा दी, ठीक है। अवेयरनेस होगी सारी बात है, तो फिर आप उसको लिबर्टी दोगे कि आपकी वजह से कोई और हर्ट ना हो। अगर आप ऐसे बंदे को लिबर्टी या फ्रीडम दे दोगे जिसको अवेयरनेस नहीं है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, तो वो दूसरों को सारी बात है नुकसान ही पहुंचाएगा। इसलिए वो कहता है कि इन लोगों को नहीं देनी। 3 लोग इसमें बताए ना। हाँ 3 मेंटली रिटार्डेड, चिल्ड्रन और बैकवर्ड रेसिस पीपल जो होते हैं, मतलब ये इम्यूनिटी फ्रॉम लिबर्टी। और मिल की जो आगे उसने लाइसिस फेरे की अपनी थ्योरी रखी है ना, वही वाली कि नॉन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, इसको वो कहते हैं इसने न्यू लिबरलिज्म को भी प्रमोट किया, ठीक है। लिबरल इकोनॉमी को, लिबरल थ्योरी को, फ्री मार्केट के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट पे ये क्या आ जाता है, ये डेमोक्रेसी को इसने इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया है ना मिल ने, कि कहता है कि डेमोक्रेसी से अच्छी चीज़ दुनिया में है ही कोई नहीं। मोनार्की या अरिस्टोक्रेसी या अथॉरिटेरियन जो रूल थे, उन सब में से कोई चीज़ अच्छी है ना, तो वो डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो कहता है कि एक तरफ तो डेमोक्रेसी अच्छी भी है, दूसरी तरफ जाके इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसके डेंजर्स भी हैं, ठीक है। मोबोक्रेसी वाले जैसे कि वो कह सकते हैं। तो मेजोरिटी कहता है कि एक पॉलिटिकल सिस्टम बनता है, सोसाइटी बनती है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, क्योंकि ये खुद लिबरल पार्टी से ताल्लुक़ रखता था, पार्टी सिस्टम इन्वॉल्व हो चुका था। तो वो कहता है कि जब एक पार्टी इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाती है सोसाइटी में या अपने मुल्क में, कि वो एक टाइम पे आके अपने सेल्फ इंटरेस्ट को भी पहले रखना शुरू कर देती है और लोगों के इंटरेस्ट को पीछे कर देती है, ठीक है। तो वो कहता है कि इट इज़ द बेस्ट टाइम टू इंट्रोड्यूस द अनदर पार्टी। उसको आप क्या कर सकते हो, एक नई पार्टी लेके आओ, उनको नया एजेंडा हो, उनका एक अपना रिफॉर्म्स लेके आए, वो अपने इंट्रोड्यूस कराएं लोगों के अंदर, ठीक है, कि हमारा ये मैनिफेस्टो है, इसके मुताबिक हम काम करेंगे। तो लोग फ़ौरन से पहले उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाएंगे जो कि सोसाइटी के इंटरेस्ट को पूरा नहीं कर रही थी, बल्कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट को कर रही थी। कहता है ये वार्निंग आती है डेमोक्रेसी में कि पार्टी अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रमोट करना शुरू कर देती है, बजाय कि नेशनल इंटरेस्ट के या लोगों के इंटरेस्ट के, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने कैसे काउंटर करना है, एक नई पार्टी बना के एक और नई पार्टी इंट्रोड्यूस करवाएंगे, लोग उसको रिप्रेजेंट करना शुरू कर देंगे, वोट देंगे, वो इक़्तिदार में आएगी, ठीक है, तो दूसरी पार्टी के इंटरेस्ट खुद ब खुद कम हो जाएंगे। ये काउंटर मोबोक्रेसी या इसको आपने मोबोक्रेसी को कैसे काउंटर करना है। अदरवाइज वो कहता है कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सबसे बेस्ट है कि हर बंदा इसमें रिप्रेजेंटेट कर, हर बंदे की इसमें रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और उसके बाद कहता है कि जो मेयर लेने हैं ना गवर्नमेंट ने, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ने, वो भी पेन और प्लेयर की सेंस में ही लेने हैं, कि इससे लोगों को पेन होगा या प्लेयर मिलेगा, ठीक है। 3 टायर डेमोक्रेसी वो कहता है, जुडिशियल सिस्टम को भी कहता है, लेजिस्लेशन को भी कहता है, एग्जीक्यूटिव को भी कहता है। इनके रोल भी अलग अलग हैं, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर भी है और फ्रीडम ऑफ, बेसिकली लिबर्टी जो आके मेन वो कह रहे हैं ना गवर्नमेंट के अंदर जो लोगों को देनी है, वो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। हमारे भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 जो होता है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ थॉट और फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, ठीक है। कहते हैं ये जो फ्रीडम है ना, ये स्टेट ने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में देने ही देने होते हैं, लिबर्टी एज अ फ्रीडम, ठीक है। आगे चले ना सर। जी सर।
तो नेक्स्ट इसका पॉइंट देखते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ बेंथम्स थ्योरी। उसने कैसे मॉडिफाई किया? पहला पॉइंट वही हमारा इंडिविजुअल्स वाला आ गया, ठीक है, कि उसने इंडिविजुअल्स को ज़्यादा उठा के रखा था बेंथम ने, लेकिन इसने जाके क्या कह दिया जी, अगर इंडिविजुअल्स को ज़्यादा बहुत ज़्यादा राइट्स आप दे दोगे तो हार्म प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है। वो कहता है कि पेन या प्लेयर मैटर नहीं करता, मैटर करता है कॉन्सिक्वेंस। कोई उस कॉन्सिक्वेंस के उसका नतीजा क्या निकला है, उसका इफेक्ट क्या निकला है, ठीक है। तो कहता है पेन और प्लेयर तो है, लेकिन पेन और प्लेयर का सोसाइटी पे ओवरऑल जो इफेक्ट है उसको भी हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसकी वजह से इसे कहते हैं कॉन्सिक्वेंटलिस्ट। और फिर जाके वो कहता है कि एक टाइम आता है जब सोसाइटी को जो दूसरे में इंटरफेयर जाके करना पड़ता है इंडिविजुअल्स में, किस चीज़ को रोकने के लिए, कि हार्मफुल प्रिंसिपल जो है उसको रोकने के लिए सोसाइटी को इंटरफेयर करना पड़ता है। अदरवाइज बेंथम ऐसी कोई चीज़ नहीं कहता, ठीक है। उसने उसका दूसरा पॉइंट दिया उसको कि आप इसको दूसरे एंगल से भी देखें, कि आप सिर्फ इंडिविजुअल्स को उठाते रहेंगे तो मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगे स्टेट के। वो कहता है कि प्लेयर्स आर क्वांटिटेटिवली डिफरेंट। कहता है कि आइसक्रीम और शायरी, इन दोनों का टेस्ट डिफरेंट होता है। शायरी आप सुनोगे आपको अलग किस्म का प्लेयर देगा, आइसक्रीम आप खाते हो आपको अलग किस्म का प्लेयर आएगा। प्लेयर ये भी कहता है बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। इस तरह ये उसको मिलके थोड़ा सा मॉडिफाई किया इसने बेंथम की थ्योरी को, तो जिसकी वजह से इन दोनों को यूटिलिटेरियन पॉलिटिकल फिलासफर कहते हैं, ठीक है। और इस पे एक चीज़ रह गई, क्रिटिसिज्म। अच्छा जी, एम्बिग्विटी इन लिबर्टी। लिबर्टी में जनाब इसने एम्बिग्विटी ये मुकम्मल कॉन्सेप्ट नहीं दिया। डिसरिगार्ड ऑफ सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, इनकम्प्लीट व्यू ऑफ हार्म प्रिंसिपल। आखिरी पॉइंट आप देना है तो दे लेंगे इसका कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच में भी ये इनकम्प्लीटली इसने दिया व्यू अपना। और एक पॉइंट दे लें आप, डिलेमा ऑफ लिबर्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। तो कहता है कि आप जितनी ज़्यादा लिबर्टी देते रहोगे ना सोसाइटी के लिए, उतना ही सिक्योरिटी इशू बनता रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक आपको बताएं कि एक टाइम पे जाके ना इसको डिप्रेशन भी हो गया था मिल को, ठीक है। डिप्रेशन के बाद ये उससे रिकवर हुआ। रिकवर होने के बाद कहते हैं कि इसने अपनी यूटिलिटी को या अपनी लिखी हुई चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया था, ठीक है, कि ये ठीक नहीं है, यहाँ पे ये ठीक नहीं है। हालांकि उनकी बेसिस पे रिफॉर्म्स हो रहे थे आगे, लेकिन ये खुद अपनी चीज़ों को इसने क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। अब अल्लाह जानता है कि इस चीज़ में कितनी सदाकत है ये।